Hello everyone, welcome to Safari. Today we discuss 14 March newspaper. होटल और हवाई अड्डों पर धूम्रपान स्थान को बंद करने का अनुरोध किया गया। धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर किया गया है। COTPA 2003 में संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा भारत को 100% धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि अभी धूम्रपान पूरी तरह से मुक्त है। कल्पमेदा अहम भाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोषण और बढ़ाने वाला होता है। धर्म की किंचित भावना से दिया गया दान प्रति और सद्भाव बढ़ाने वाला होता है। तो हम कोई कार्य किस भावना से करते हैं वह उसी तरह के विचारों को पोषित करता है। यहाँ पर ये दिखाते हैं अहमता यानी कि अहंकार या फिर इस तरह से भावनाओं को रख कर दिया गया दान विषमता को बढ़ाने वाला होता है। जब हम धर्म सोचकर या फिर कार्य को करते हैं उचित भाव से तो वह उसी तरह की प्रक्रिया और भावनाओं को उत्पन्न करता है। कैंसर की नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। तो यहाँ पर यह कि किस तरह से 1.97 लाख रुपए के इंजेक्शन को नकली दवाइयों के रूप में तैयार किया जा रहा था कि उनमें रिफिलिंग करके फिर उनको बेचा जा रहा था, जिसमें 2 भारतीय ब्रांड की कैंसर की नकली दवाइयां बरामद की गई है। एक साथ चुनाव कोविड कोविंद समिति आज सौंपेगी राष्ट्रपति को रिपोर्ट। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संविधान संशोधन करने की सिफारिश रखी गई है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा स्थानीय निकाय के चुनाव को एकल मतदान यानी कि एक ही समय पर तीनों निकाय के चुनाव होने चाहिए उनके लिए सूचीबद्ध तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको आज राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। अगर इसमें हम समिति में सदस्यों की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। इनके अलावा गृह मंत्री, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल है। उन सभी के द्वारा एक समिति तैयार की गई थी जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है जो आज राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो हायर एंगेजमेंट बेटर लर्निंग, ये जो आर्टिकल है ये मेनली जो एजुकेशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बात करता है। एंड मेन जो चैलेंजेस हाईलाइट हुए हैं वो सबसे पहले तो पेडागोजी के ऊपर है कि कैसे सेट पर्टिकुलर सिस्टम है टीचिंग का, कि कैसे टीचिंग हो रही है। देन जैसे कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है तो उसमें भी जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स है, देयर शुड बी मोर रेगुलेशन एंड बेटर मैनेजमेंट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। फिर मेन जो लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट एज गुड एज दे शुड बी ड्यू टू द यूनिलेटरल मोड, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैसिव लर्निंग जिसको बोलते हैं कि सिर्फ टीचर पास ऑन कर रही है इंफॉर्मेशन, वो लर्निंग या टीचिंग नहीं हो रही। और जैसे कि हमें पता है कि एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है यूएन, उसके अंडर में भी आता है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू वर्क टुवर्ड्स इट। अब जैसे प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं इसमें बोल रहे हैं कि जो एएससीआई की रिपोर्ट थी 2023 की, वो स्टेट करी थी कि 86% से ज्यादा के जो बच्चे हैं 14 से 18 एज ग्रुप में, वो एनरोल तो हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, बट उनमें से 1/4 जो है वो रीड नहीं कर सकते फ्लुएंटली, इवन जो क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट है। तो ये दिखाता है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। और प्रथम सर्विस की हम बात करते हैं कि एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए डेटा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अटेंडेंस जो है दैट इज लो, एनरोलमेंट तो है स्कूल में बच्चों का, बट रेगुलरली अगर वो नहीं आते तो जो टीचर्स हैं इवन दे लूज इंटरेस्ट, क्योंकि एक जो कॉन्टिन्यूटी बनती है अगर रेगुलरली द स्टूडेंट शोज अप, वो चीज नहीं रह पाती। एक तो ये इशू है। सेकेंड इज कि जो क्लासरूम्स हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव और साइकोलॉजिकली सेफ स्पेसेस नहीं है, जैसे कि वेंटिलेशन होएगा, अच्छी क्वालिटी के चौक ब्लैक बोर्ड चार्ट्स वगैरह, ये सब होना इम्पोर्टेंट है टू क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द क्लासरूम।
फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है रोट लर्निंग की, कि एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही, सिर्फ जो टीचर है वो बोल रही है और बच्चे जो है तो वो कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, और दे आर जस्ट राइटिंग बाय लिसनिंग। जो क्वेश्चन रेस करना है, अलर्ट रहना, क्यूरियस अटेंटिव रहना, और जो हम बोलते हैं कि काइनेस्थेटिक लर्निंग, कि मतलब टच करके फील करके बाय द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ नहीं हो रही। जैसे कि साइंस किट हो गई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ टूल्स हो गए, या इवन जो सिंपल अगर कुछ समझाना है तो कंक्रीट उससे सब्सटेंसेस से नहीं समझाया जा रहा, इट्स जस्ट बीन डन वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में। फिर कॉग्निटिव की हम बात करते हैं कि जो न्यूरो डाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट होती है अमंग्स द किड्स, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, दिस वुड कैटर टू द नीड्स। और जैसे एनएमएम भी आया था, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, तो यहाँ पे टीचर्स की जो मेंटरिंग है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, कि उनको ट्रेनिंग में कैसे समझाया जाए, हाउ डू दे इम्प्रूव। एंड प्लस इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स ऑफ अ होल लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, तो उसको भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड सजेस्टिव चेंजेस में ये है कि जो हम फीडबैक लेते हैं या फिर जो असेसमेंट्स होते हैं, उनमें 70% जो मार्किंग है वो प्रैक्टिकल मीन्स के थ्रू होनी चाहिए, और जो 30% है वो थ्योरी के थ्रू, जिससे कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी होगी और जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा लर्न करेंगे। एंड यहाँ पे पावर स्टेटमेंट में राइट टू एजुकेशन से राइट टू लर्निंग की तरफ हमें शिफ्ट करना है। दिस वाज इम्पोर्टेंट, ओके ना। Take this up, Prerna. ओके मानसी जी, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कर्नाटका सिविल इंजीनियर्स बिल। तो इसमें ये कर्नाटका प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स का बिल है। तो ये इम्प्रूव करना चाह रहा है कि जो प्रोफेशनलाइजेशन और जो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स है विद इन द सिविल इंजीनियर्स, यानी कि स्पेसिफाई करना कि कैसे कैसे डिजाइन में उनको करना है, क्या क्या उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए, इस सब के बारे में। बट ये आर्टिकल थोड़ा सा नेगेटिव है उसके रिगार्डिंग में, कि क्या क्या ऑपोजिट व्यूज है, कैसे कैसे वो बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि डेफिनेशन में सिविल इंजीनियर में उसकी लिस्ट है कि एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। प्लस में एक्सपीरियंस की बात करी गई है कि कितने कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, कि डिप्लोमा के बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड डिग्री के बाद 1 ईयर का, और एक स्पेसिफिक तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर का, जिसमें कि फिर सिविल स्ट्रक्चरल जियो टेक्निकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग्स, ये सब जो एस्पेक्ट्स है डिजाइनिंग के ये इंक्लूडेड है। ये बेसिकली थोड़ा सा एक तरह से प्रोफेशनल और मतलब उसके रिगार्ड में है, कि ऐसा एक सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड इवन फॉर द सेफ्टी। दिव्यदीप थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें अगर ऐड किया जाए तो ये कहाँ काम आएगा। जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे प्रगति मैदान में, वहां पर जो एक अंडरपास ब्रिज था उसमें लीकेज था। एल वॉज फाइंड बाय द जो दिल्ली कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी का इशू होता है ऑन द प्राइवेट सेक्टर, तो वो बोलते हैं कि डिजाइनिंग फॉल्ट है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। स्ट्रक्चरल फॉल्ट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं करप्शन एक पार्ट है, लेकिन जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड को जो करना चाहिए बाय द सिविल इंजीनियर, वो ऐसा हो नहीं पाता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए इसमें बात हो रहा है कि ऐसा कुछ बिल ला सकते हैं जिससे जो डिजाइनिंग एलिमेंट होते हैं या फिर सेफ्टी रेगुलेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज के बीच में डिस्टेंसेज होता है वो कम हो जाए, और एक तरह से जो कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर में जो प्रॉब्लम होता है वो दूर कर सके। इसने से बोला है कि इट प्रोहिबिट्स नॉन आर्किटेक्ट फ्रॉम ऑफरिंग आर्किटेक्चर सर्विसेज। हर एक फील्ड का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, उसी को करना चाहिए। और सर्टिफिकेट दिया जाएगा टू बिकम अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर इन कर्नाटका। सब चीज़ डिफाइन किया गया, सिविल इंजीनियर कौन है, वो कैसे डिजाइन डिजाइन करेंगे कैसे, और एक तरह से उनका स्टैंडर्ड रहेगा ओवरऑल।
ग्लोबल प्रैक्टिसेस से बोला है कि कुछ कुछ जगह पर, फॉर एग्जाम्पल यूएस में, वहां पर डिवीजन बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि ओवरलैपिंग होता है। जरूरी नहीं कि ये सिविल इंजीनियर यही बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड नहीं कर सकते। तो कितना, या फिर अगर प्लेन्स में करेंगे तो हिली एरिया में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है। तो ओवरलैपिंग होता है, दिक्कत होता है, लोकल बेस्ड एजुकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, स्पेशल नॉलेज होता है। तो कैसे रेगुलेट करेंगे? उसके बाद फिर बोला जाता है कि अगर आपको करना ही रेगुलेट है तो आप जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है, उसको आप रेगुलेट करें। कि फॉर एग्जांपल गृह कोड, उसको रेगुलेट करिए। रादर देंगे सिविल इंजीनियर को रेगुलेट कर रहे हैं आप, उनके स्टैंडर्ड को। फॉर एग्जांपल जो कोड लगता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कोड लगा या गृह कोड लगा ऑन द हिली टेरेन या फिर प्लेन्स में, प्लेटूज में, वो डिफरेंट होना चाहिए, ईआईए डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करें, वही होगा। मानसी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। यहाँ पे हम हम्म। देख रहे हैं पीएम सूरज पोर्टल। तो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट सपोर्ट एक डिजिटल पोर्टल रहेगा। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। इसमें हमने, अगर हम कल भी देखें तो हमने डेटा कवर किया था कि 23 लाख करोड़ ऑफ लोन के फॉर्म में अमाउंट डिसबर्स किया गया। उसमें से 51% जो बेनिफिशरीज थे वो भी SC ST एंड OBC कम्युनिटी से हैं। तो एक तरीके से फॉर्मल क्रेडिट उनको मिलेगा, प्राइवेट मनी लेंडर्स के ऊपर उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और जो उनके आइडियाज हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, बॉटम अप अप्रोच के लिए, ये क्रेडिट बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है उनके लिए। उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिजिटली उनके क्रेडिट परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जा सकता है, जो पहले भी उन्होंने लोन लिए हैं और जो अब इस स्कीम के अंडर वो लोन लेंगे। तो एक तरीके से हमारे पास डेटा बेस्ड अप्रोच भी रहेगी। हम डेटा एनालिटिक्स में उसको असेस एंड एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे जो लोन लिया उसका क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट रहा लोकल लेवल पे। एंड बॉटम अप अप्रोच जैसे बोला, तो वो इम्पोर्टेंट। तो एक तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी, ये सब एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड 720 करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिट टू 1 लाख बेनिफिशरीज ये ऑलरेडी डिसबर्स किया जा चुका है। इसमें फायदा क्या होगा कि हर कोई अलग अलग साइट जाते हैं करने के लिए, उनको पता चलता नहीं है। जैसे अभी पूछते हैं कि किसी से भी अगर पुलिस को बुलाना हो तो कौन से नंबर डायल करे, तो 100 नंबर सबको पता है क्योंकि यूनिफाइड नंबर है। वैसे ही जो पोर्टल है, इट शुड बी यूनिफाइड फॉर ऑल। उनको पता रहेगा कि सूरज में जाना है, टाइप करना है, और आपको एक वन स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा, आपको रेट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। तो यहाँ अगर ऊपर वाला आर्टिकल देखते हैं, फ्रॉथ इन द स्मॉल स्टॉक्स एंड व्हाई रेगुलेटर्स दे आर वरीड। एक तरीके से यहाँ पे यही बात हो रही है कि क्या स्मॉल स्टॉक्स जो हैं, एक तो ज्यादा लोग उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो एक स्टॉक की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। मतलब अब लगा लो कि 10 से 100 रुपए के बीच में, या इवन 10 to 50 रुपीज के बीच में मैक्सिमम जो स्मॉल स्टॉक्स है उनकी वैल्यू रहती है। तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक वो खरीद पाएंगे एक अमाउंट में, और वो इंक्रीज ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। बट होता ये है कि वो ज्यादा इतना उनमें वॉलेटिलिटी होती है कि रिस्क भी उतना इक्वली हाई होता है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये लग रहा है कि एक तरीके से बबल बन गया, मतलब दे आर ओवर बॉट, बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। तो एक करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है। करेक्शन मतलब कि एक डाउनफॉल आना इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सस्टेनेबली इंक्रीज होना है, वो ऐसे शार्पली इंक्रीज नहीं हो सकते हैं। लंबे टाइम तक ये पैटर्न फॉलो करना मतलब बहुत रिस्की होता है। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे कुछ सेबी जो रेगुलेटर है वो कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देता है कि अगर एक मंथ में, जैसे ये किया भी हुआ है, एक मंथ में एक स्टॉक की वैल्यू अगर उसकी प्राइस रेंज डिटर्मिन कर रखी है, मतलब उससे ज्यादा वो एक महीने में मूव नहीं कर सकता है, ना तो उस लेवल से नीचे ना उस लेवल से ऊपर।
तो यहाँ पे कंपैरिजन बीएससी का है, एनएससी का नहीं है। एनएससी में वीसी की लार्ज वॉल्यूम रहती है, तो यहाँ बीएससी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमई आईपीओ की परफॉर्मेंस को असेस किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में सबसे परसेंटेज फॉर्म में सबसे ज्यादा राइज है 65%। आईपीओ ठीक है, बट अगर हम तीनों कंपेयर करें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ स्मॉल कैप में देखी गई है। और 1 मार्च और 13 मार्च के बीच में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फॉल भी स्मॉल कैप में ही हुआ है। तो मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने मेंशन किया। तो ठीक है, बस हमें इतना एक आइडिया होना चाहिए। बबल किसको बोलते हैं, करेक्शन क्या होता है, जैसे शॉर्टिंग हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो दैट्स देयर ना। फिर से साइंस आर्टिकल, तो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जहाँ पे हम नेचुरल यूरेनियम 235 यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूजन यूज होता है कि फिजन यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, तो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि फिजन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें ब्रेक होता है एटम का न्यूक्लियस। तो जैसे नेचुरली होता है जो, उसमें थर्मली न्यूट्रॉन्स के थ्रू वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज प्लूटोनियम 239, एंड इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फिर से इसी को बाय प्रोडक्ट को हम रीप्रोसेस करके एज अ फ्यूल यूज करते हैं सेकेंड स्टेज में, जो कि है फास्ट ब्रीडर टाइप ऑफ रिएक्टर, जो कि अभी तमिलनाडु में कलपक्कम में ओपन किया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक प्रोटोटाइप, एंड बनाया किसने है, भाविनी। जैसे हम काबिल यूज करते हैं माइनिंग रिलेटेड क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग में, तो यहाँ पे भाविनी इज दी प्लेयर विच इज दी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिन्होंने प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। तो ये ऑपरेशंस लाइक 2003 से चल रहे हैं, बट अभी सक्सेसफुली अगर हम बात करें लाइक उस टाइम पे सैंक्शंस थे, या जो फुल कैपेसिटी है, जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल हम यूज करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया अकॉर्डिंग टू द प्लान। एंड इंडिया विल बी द सेकेंड कंट्री टू डू सो आफ्टर रशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास है एक स्मॉल प्रोग्राम है फास्ट ब्रीडर्स का, बट नॉट एट दिस लेवल। एंड बाकी कंट्रीज में भी द प्रोग्राम्स आर स्टिल ऑन गोइंग, लाइक जापान, फ्रांस एंड यूएस में। तो ये हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव बीन शट डाउन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स, जापान, फ्रांस एंड यूएस। तो इंडिया सेकेंड आफ्टर रशिया। कमिंग टू अगेन द सेकेंड स्टेज, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हम बात कर रहे थे, प्लूटोनियम 239 दैट इज यूज्ड एज दी फ्यूल है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि हम फोकस करने वाले हैं रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल, फिर से उसी सेम फ्यूल को बार बार यूज करना, सो दैट हम उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। बिकॉज अगेन अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो यूरेनियम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो सो दैट अगेन एफिशिएंसी को हम कर सके। एंड थर्ड स्टेज जो है थोरियम बेस्ड है। तो थोरियम बेस्ड हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, बिकॉज थोरियम के जो नेचुरल रिजर्व्स हैं हमें इंडिया में मिलते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स में मिलते हैं हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक मोनाजाइट सैंड जो हम प्रॉपर टर्म यूज करते हैं, तो वी गेट दिस ऑन द बीचेस ऑफ केरला, तमिलनाडु है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और इनलैंड रिवर आइलैंड्स में भी मिलते हैं, लाइक रिवरीन सैंड झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इंपॉर्टेंट है, फिर से आई विल रिपीट द स्टेट्स। कोस्टल एरियाज में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड गुजरात। इनलैंड रिवरीन सैंड्स में झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। थोरियम रिजर्व्स की हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आई थिंक दिस इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चेक कर सकते हो। उसके अलावा हम पूरा आर्टिकल यही बात कर रहे हैं। तो हम मिक्स फ्यूल, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, this will also be used in this fast breeder reactor. So initially this would be used, and इसमें आई विल ऐड, यह यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की बात की गई है 2006 में जो हुई थी। दिस इज ऑल्सो ओपन द डोर्स फॉर इंडिया टू बाय यूरेनियम फॉर इट्स डोमेस्टिक रिएक्टर्स। तो मतलब हम यूएसए से भी यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो एम क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द एनर्जी मिक्स बाय 2032 and by producing how much quantity,
22,400 megawatts from the power plant, nuclear power plants, and construct 10 new pressurized heavy water reactor जो first stage है in fleet mode. तो this is target year for next 5 years जो 10 more plants हमें construct करने हैं. इसमें अगर बोला जाए कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो लिखा हुआ है फिशल और फर्टाइल। यूरेनियम 235 जो यूज होता है फर्स्ट स्टेज में, उसके कारण एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी इज यूज्ड, और प्लूटोनियम रिलीज, प्लूटोनियम इज ए बाई प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम यूज होता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है वापस से। फिर थर्ड स्टेज में जो लिखा हुआ है U3233 दैट इज प्रोड्यूस इन द सेकेंड स्टेज कैन बी यूज फॉर द थर्ड स्टेज। तो अगर बोला जाए तो फर्टाइल आइसोटोप और फिशल होता है। फिशल इज डायरेक्टली यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, फर्टाइल मतलब फर्टाइल है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम 235 इज द ओनली फिसाइल आइसोटोप दैट अकर्स इन नेचर। इंडिया में 0.7% सिर्फ है, मोस्टली जो है वो 238 है। और सबसे ज्यादा अगर इंडिया में रिजर्व है तो कुछ थोरियम का है। तो पूरे अच्छे तरह से दिए हुए इंडिया का थर्ड स्टेज रिएक्टर। इंडिया इज ऑल्सो यूज द क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। क्लोज फ्यूल मतलब कि आप वापस से रीप्रोसेस करिए, स्पेंट फ्यूल मतलब फ्यूल जो बच चुका है उसको आप यूज करिए, एंड सेपरेट प्लूटोनियम एंड U233 आइसोटोप फ्रॉम एग्जिस्टिंग मटेरियल। वापस से इसको यूज करेंगे एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, तो उससे रेडिएशन का, रेडियो एक्टिव वेस्ट कम होता है और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ता है, और ओवरऑल जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम होता है। फिर अगर बोला जाए तो यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहली बात है कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप FBR यूज कर रहे हैं, एंड बस ही। तो अप्रोक्सीमेटली अभी 6.7 गीगावाट है, उसका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 22.4 हो। तो और कीवर्ड है अगर हम बात करें, हाँ, इंडिया में अभी करंट कितना परसेंटेज शेयर है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो दैट इज ओनली 3.11%। 3% मतलब हम रफली लेके चल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी टोटल एनर्जी मिक्स में कितना शेयर है। Then moving to the next topic, talking about International Day of Mathematics, तो we should know इसके पीछे basically क्या purpose है and reason क्या है of celebrating the International Day of Mathematics। तो pi जो मैथमेटिक्स में एज अ कांस्टेंट यूज किया जाता है, पाई की वैल्यू एस्टिमेटेड ग्रॉस इट इज क्लोज टू 3.14। तो दिस वाज स्टार्टेड बाय द फिजिसिस्ट लैरी शॉ in San Francisco. So 2019 से we are celebrating the discovery of pi as an International Day of Mathematics। तो ये actually है क्या अगर इसको हम समझे simple language में, although technically दे रखा है, तो pi एक irrational number denote करता है 3.14 जो है, या फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7, मतलब कि 22 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है, तो इसलिए वी आर सेइंग कि रैशनल नंबर है, एंड कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है आफ्टर द डेसिमल। सो पाई रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस मतलब जो बाउंड्री होती है, जिसको फॉर्मूला अगर हम बोले 2πr इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस टू इट्स डायामीटर, डायामीटर इज 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ये इसका रेशियो है। तो सिंपली ये थोड़ा अगर रफली माइंड पे पता होना चाहिए, रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायामीटर, and regardless of the circle size, this ratio it is always constant. So that is why pi is a constant. Like mathematically इसको यूज किया जाता है आगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर कुछ हमें इसी सर्कुलर डिजाइन में कुछ बनाना हो तो मे बी इंजीनियरिंग में इसको अगेन यूज किया जा सकता है। तो आई थिंक बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। Why does all this matter? So कोई भी 3 dimensional शेप की हम बात करते हैं, सिलेंडर्स की बात करते हैं, स्फीयर्स, कोन्स, ऑल ऑफ विच कैरी द प्रोपोर्शन ऑफ पाई। क्योंकि अगर हम स्फीयर्स की बात करते हैं तो वो भी 3D फॉर्म में तो सर्कल है, सिलेंडर्स में भी एंड जो होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल है। कोन में भी बात करते हैं तो वन साइड इज सिलेंड्रिकल जो बेस होता है, सॉरी सर्कुलर,
तो इसके कुछ अगेन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं पाए के, वही जैसे बोला कि भी आर्किटेक्चर में, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग में। तो इवन स्पाइरल ऑफ डीएनए वहां पे भी दिस इज important. Description: the deepest workings of the universe, from calculating the vastness of space, understanding the spiral of DNA. Then Oshik, you want to add? नो मानसी, वो कंप्लीट है। ठीक। रिगार्डिंग जजेस एंड ब्यूरोक्रेट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, तो अभी हाल फिलहाल में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैव रिजाइंड, यूपी में भी और बिहार में भी। एक्स डीजीपी ऑफ बिहार ही हैड ज्वाइन पॉलिटिक्स। यूपी में भी ऐसा हुआ। फिर वेस्ट बंगाल में जज जो थे वो भी रिजाइन करके ज्वाइन किए, तो अब बिफोर 3 वीक्स ऑफ रिटायरमेंट। तो इसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पर ऐसा है। दे आर बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी। तो दे आर गिवन फुल ऑटोनॉमी टू perform their constitutional duties without interference from the government, so that their process removal of financial independence रहे। उसके बाद जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सीजिंग द ऑफिस कैन नॉट अपीयर एज लॉयर बिफोर एनी कोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिमिलर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है सीएजी के ऊपर में भी, ही कैन नॉट टेक अप द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट। तो ओवरऑल ऐसा क्यों किया गया था, तो पोस्ट फैक्टो मैनर या फिर ऑलरेडी जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे पॉलिटिक्स, या फिर आप फेब्रवरी ट्रीट कर रहे गवर्नमेंट, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पोस्ट के पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट का बात हुआ है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1967 से 83 दे हैव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री इलेक्शन फ्रॉम असम। तो ऐसे पहले भी हो सकता है, पहले भी हुआ है। उसके बाद देखा गया कि गोगोई जो फॉर्मर सीजीआई थे, ही बिकेम द राज्यसभा मेंबर। न्यूमरस ब्यूरोक्रेट हैव आल्सो जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज। साउथ में तमिलनाडु के जो बीजेपी को चीफ हैं वो भी रिटायर ब्यूरोक्रेट, रिटायर नहीं, वो एक तरह से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके आईपीएस ऑफिसर है। तो रिकमेंडेशन क्या हुआ, तो दे हैव रिकमेंडेड कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए फॉर द टॉप ब्यूरोक्रेट आफ्टर द रिटायरमेंट। कुछ टाइम लिमिट तय करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट had issued the direction that from the legislature to frame of law, कि आप लॉ बनाइए फॉर imposing the cooling off period, लेकिन अभी तक लॉ नहीं बना हुआ है। डिजायरेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया कि इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर द पीरियड व्हेन अ पर्सन इज इन सर्विस। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनके पास भी एक तरह से सिटीजन, वो एक नॉर्मल सिटीजन बन जाते हैं। जब नॉर्मल सिटीजन को एक रहता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में कहीं पर भी, तो ये भी कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन करना चाहिए टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सच अ रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल कंटेस्टिंग मे नॉट बी वैलिड क्लासिफिकेशन एंड वुड नॉट बी इन हार्मनी विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह क्वेश्चन उठता है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है या रिटायर्ड जज है, he had some privileges when during the service। वो privileges डिसाइड करता था कि इंडिया का ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेटअप, ओवरऑल स्टेट का आर्किटेक्चर है वो कैसा रहेगा, नॉन पार्टीशन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो जब वो काम कर रहे हैं और जब फिर उसके बाद रिटायर हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि जब काम कर रहे होंगे तो वो ऐसा डिसीजन ले सके ताकि बाद में उनको फेवरेबली पोजिशन ट्रीट किया जाए। इसीलिए बोला गया कि दे दिस मस्ट बी अचीव बाय प्रिस्क्राइबिंग कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर बीइंग नॉमिनेटेड टू पॉलिटिकल पोस्ट बाय द गवर्नमेंट और फॉर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो ओवरऑल ये कंसर्न है कि इलेक्शन कमीशन इन 2012 है रिकमेंडेड कि ऐसा होना चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड। ऐसा कुछ अभी तक लॉ पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दिया है कि आप ऐसा करिए, लेकिन अभी तक लॉ हुआ नहीं है। तो इसमें बस क्वेश्चन उठता है कि 2 साल एक प्रिस्क्रिप्शन किया जाना चाहिए एटलीस्ट।
नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउ डिड इंडियंस एंड अप इन द रशिया यूक्रेन वॉर। सो यहाँ पे सीबीआई ने रिसेंटली इस चीज को डिस्कवर किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क एक ऑपरेट कर रहा था जो इंडियंस को स्वे कर रहा था कि आपको वहां पे जॉब्स गारंटी की जाएगी। दे वर नॉट टोल्ड कि आपको वहां पे मिलिट्री में फोर्सफुली आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो दे वर प्रोमिस्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ अप टू ₹2 लाख की आपको मंथली सैलरी मिलेगी, एडिशनल बोनस मिलेगा 50,000 रुपीज का। बट अगेन कुछ ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ बोनस मिला और कुछ नहीं मिला, एंड हमें फोर्सफुली वहां पे बोला गया कि आपको मिलिटरीली आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज बिलीव्ड कि 100 इंडियंस दे हैव बीन रिक्रूटेड एट मॉस्को। तो हमारे लिए कंसर्न है, फर्स्टली तो ये इलीगली ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। सेकेंडली जो इंडिया का स्टांस है एज फार एज द रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसके लिए भी एक ये रिस्की सिचुएशन हो जाती है। इट माइट सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि सीबीआई इज प्लेइंग important role in cracking down this network. Indian youths they are involved in this. So again they believe कि उनको बाहर बेटर लाइफ मिलेगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बेटर है, एंड एज वेल एज वहाँ पे वो हायर एजुकेशन भी परसू कर सकते हैं। तो गिवन दिस यूफोरिया इन देयर माइंड दे जस्ट अग्री, एंड ये पूरा नेक्सस देन बर्स्ट किया गया। सो वी कैन से कि डोमेस्टिक के लिए अगर हम बोलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनफ होनी चाहिए, जो स्किलिंग है उस पे एम्फेसिस होना चाहिए। एंड जैसे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो हायर एजुकेशन में जो स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, जो कोर्सेज हैं, जो डिग्रीज हैं, वहां पे जो स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो स्किल्स इन डिमांड हैं, क्या वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो आपको बाद में फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है बिफोर यू आर प्रॉपरली डिस्चार्जिंग योर सर्विसेज, या जहाँ पे भी आप रिक्रूटमेंट किए जाते हो, तो क्या वो लिंकेज इतना सीमलेस, इतना स्मूथ है अभी? तो दैट इज बीइंग emphasized upon as far as NEP is concerned. एंड अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, तो वी आर सीइंग कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इट सेज कि we remain committed to early release of our nationals serving as support staff with the Russian army and their eventual return home. So currently this is the thing, and not to be swayed by the officers. तो अवेयरनेस उनको बोला जा रहा है कि एक तरीके से नेक्सस ऑपरेट कर रहे हैं, एंड जो उनको प्रॉमिस किया जा रहा है दीज आर फॉल्स प्रॉमिसेस। नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला है अल्फा ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री तो सबको पढ़े ही होंगे पहले। और ज्योमेट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? टू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। बिल्डिंग ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सन और अर्थ के बीच में, मतलब हर जगह ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। डिग्री, पाई, यूज ऑफ द सर्कल, सर्कुलर, एलिप्टिकल, हर जगह ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस है। पूरा लाइफ ज्योमेट्री है, नेचर ज्योमेट्री है, चाहे वो सिमेट्रिक रहे या ए सिमेट्रिक रहे। तो यहाँ पर एसेंस होगा आर्टिकल का क्या है? पहला बात है कि एआई, उसका नाम है अल्फा ज्योमेट्री। इट इज टेकिंग ओवर द ज्योमेट्रिक फील्ड इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको भी हरा दिया जा रहा है बाय द गूगल डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम अल्फा ज्योमेट्री। पहले बात हो रहा था कि इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, लेकिन एक ज्योमेट्री है, फॉर एग्जाम्पल एक सम है, उसको कैलकुलेट करने का कुछ कुछ तरीका हो सकता है। तो जब मैथमेटिशियन लोग होते हैं वो इजियर सोल्यूशन निकालते हैं निकालने का। तो ये भी जो अल्फा ज्योमेट्री है ये भी कर रहा है एक तरह से। तो लॉजिक लगना स्टार्ट हो चुका है इनके अंदर में। तो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में जो मैथमेटिशियन का जो जॉब्स है या फिर लॉन्ग टर्म में जो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है, सब चीज होगा, इट विल बी डिसाइडेड ड्रिवन बाय एआई। तो इसमें ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन और डिडक्टिव डेटाबेस होता है जो टेक्निकल है, बस एसेंस बता दूंगा, जरूरत नहीं है। डिडक्टिव डेटाबेस होता है मतलब कि अगर एक प्रूफ करना है स्टेटमेंट ए, उसे डिराइव करेंगे स्टेटमेंट बी, बी से फिर सी डिराइव करेंगे, सी से फिर डी डिराइव करेंगे, ऐसे करके पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डिडक्टिव डेटाबेस। ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन मतलब कोई एक तरीका होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कल। क्या कैसे सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कुछ हर एक तरीका होता है, दो तीन तरीका है। तो आप आपके पास डेटाबेस रहेगा जिसमें
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होगा कि कैसे आप सर्कल को रिड्यूस कर सकते हो या फिर स्क्वायर को बना सकते हो। तो ओवरऑल ये दो टाइप से होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो चैट जीपीटी कैन टॉट अप टू कम अप विद पॉसिबल कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, और वो खुद से वो बना सकते हैं डिडक्टिव डेटाबेस एंड अलजेब्रिक रूल्स। उससे ह्यूमन का जो टेंडेंसी है इंटरवेंशन वो कम हो सकता है। और इससे क्या होगा कि ओवरऑल अल्फा ज्योमेट्री हैज बीन परफॉर्मिंग बेटर देन एवरेज सिल्वर मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट को टक्कर दे। लॉन्ग टर्म में जो मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल है वो चेंज होगा, क्योंकि पीपल विल यूज एआई टू कैलकुलेट ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग से लेकर के डिजाइनिंग ऑफ द व्हीकल्स, सब में चेंजेस आएगा ओवरऑल, क्योंकि स्पीड हो जाएगा। तो नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, अल्फा ज्योमेट्री, एआई दैट कैन solve the geometric problems at a very easier, efficient manner. Then coming to next one, theoretical limits on the यहाँ solar पे cell cap. हाँ, आई विल कवर दिस कौशिक। तो यहाँ पे फोटोवोल्टाइक्स की बात हो रही है और उनकी एफिशिएंसी में क्या लिमिटेशंस है। तो फोटोवोल्टाइक्स जनरली अगर उनकी हम वर्किंग की बात करें तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें फोटोवोल्टाइक्स सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो इंसिडेंट जो लाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू एक्साइटिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम द लोअर बैंड जहाँ पे एनर्जी कम होती है टू हाई वैलेंस बैंड्स। तो सिंपली दैट्स हाउ दे वर्क। और एफिशिएंसी यहाँ पे ये बात हो रही है कि अ, दो तरीके के लॉस होते हैं, तो वो सिर्फ एंड में 1/3 ऑफ जो इंसिडेंट सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसको, इस लिमिट को हम बोलते हैं शॉकले क्वाइसर लिमिट। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इस लिमिट के बियॉन्ड उनकी एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज करें। और जो 100% सनलाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें से वी लूज 25%, बिकॉज कुछ जो लाइट एनर्जी है वो इंटरैक्ट नहीं करती है, इट कम्प्लीटली लाइक पास ओवर हो जाती है। और 30% जो है वो उतना हीट अप नहीं कर पाती है, उतना इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो इसीलिए एंड में सिर्फ 1/3 ऑफ जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये ओवरऑल इसका जिस्ट है। बाकी इसमें साइंस का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है लोअर से हायर वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है, तो जो लोअर बैंड है वहां पे वो एक लाइक होल लीव कर रहा है। तो वो होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एंड इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं। तो दिस इज द एम्प्टी स्पेस व्हिच हैज द पॉजिटिव चार्ज। तो दीज आर द फंडामेंटल चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अलावा हमने कल जो एक कॉन्सेप्चुअल चीज कवर करी थी कि सेमीकंडक्टर्स का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। और अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स जो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रैवल करती है, तो वहां पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपोजिट किस तरीके से दोनों चीजें वर्क करती हैं। तो तो ठीक है, आप इसमें एक बार बता दें इस चीज का क्या मतलब था टोटल, एक बार पूरा। मतलब अगर सिंपल में बताऊं तो जब सनलाइट, हाँ, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल इफ वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर वन, तो 100% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट या कुछ और। तो इससे वैसे ही जैसे मानसी ने बोला कि एक सोलर पैनल है, उसके ऊपर सनलाइट टकराते हैं तो उनके जो फोटोन होते हैं, लाइट इज ऑल्सो अ वेव एंड पार्टिकल, तो फोटोन होते हैं, तो वो ट्रांसफर करते हैं। और जो हीट होता है, उनके जो लाइट हीट होता है, इट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फोटोवोल्टिक सेल। सिलिकॉन के वेवर के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर में होता है वैलेंस सेल में, एक्साइट करते हैं, उसी कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट जनरेशन होता है। सिंपल फैक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब सनलाइट फॉल कर रहे हैं उनके ऊपर, तो 100% सनलाइट जब फॉल कर रहे हैं तो 100% तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो ने समझाया कि एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल 100% हो रहा है तो 25%, पहले तो 6% था, आज से 20 साल 30 साल पहले 6%, 100% लाइट अगर पड़ रही है उनके ऊपर में 6% विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी।
धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाते बढ़ाते 30% किया गया। तो लॉन्ग टर्म में इसको 100% की तरफ पहुंचा जा रहा है, पूरा नहीं किया जा सकता, वही बात हो रहा है। तो इसको गैप को बोलते हैं शॉकले कोएफिशिएंट लिमिट। ठीक है, थैंक यू सो